एज यू कैन सी टुडे कि आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं भैया दैट आज हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है दैट इज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फिर हम बात करेंगे भैया स्पर्मेटोजेनेसिस की, और फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। दे आर प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, और गोल अगले साल बिल्कुल पूरा हो सकता है अगर हमने जो भी रिक्वायर्ड मेहनत है, जो भी स्ट्रैटेजिकली प्लान करके हमें पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल है ना, ये अनअचीवेबल टारगेट नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृतिकन एंड आई एम योर फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। एज यू कैन सी टुडे कि आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं भैया, है ना। और ये चर्चा बिल्कुल इधर उधर वाली चर्चा नहीं है, बिल्कुल सब्जेक्ट रिलेटेड चर्चा है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं, नीट 2025 एग्जामिनेशन हो गया है। कुछ बच्चे अपने डिजायर्ड स्कोर तक पहुंच चुके होंगे और उनको जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट चाहिए थी उनको मिल जाएगी, है ना। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नीट एग्जाम थोड़ा गड़बड़ हुआ है और उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। दे आर प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, और उनका ये गोल अगले साल बिल्कुल पूरा हो सकता है अगर हमने जो भी रिक्वायर्ड मेहनत है वो करी, जो भी स्ट्रैटेजिकली प्लान करके हमें पढ़ाई करनी है वो करी, तो बिल्कुल है ना, ये एक अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है, पर एकदम सलीके से करना है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि अपनी तैयारी आपको शुरू कर देनी है और हमारी एंड से तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या इस तैयारी में आप हमारे साथ हैं? तो आज की इस वीडियो में भैया हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड यू कैन सी दैट आज हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है दैट इज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी और फिर हम बात करेंगे भैया स्पर्मेटोजेनेसिस की, और फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स की। ठीक, तो फटाफट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्स ऑर्गन की। हमें पता है दैट ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, सेक्स ऑर्गन्स तो भैया आएंगे ही। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं हमारे, इनको हम कैटेगराइज करते हैं बच्चे मेरे दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी कहलाती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरी कैटेगरी कहलाती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड कैटेगराइजिंग इट इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स स्ट्रक्चर्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो। इसका मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या है, दैट इज टेस्टिस, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। इसका मतलब यहां पे क्या बन रहा है भैया, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट हो रहा होगा। यस, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। और अगर हम मेल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट व्हिच इज स्पर्म्स। तो मेल के केस में दिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। टेस्टिस पे चर्चा थोड़ी और करेंगे हम, पर आते हैं अभी हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो रोल है वो गेमीट बनाने में नहीं है, पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन भैया, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बहुत सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं। केवल गेमीट बन ही जाए और सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो जाए ऐसा संभव नहीं है। गेमीट बनता है तो गेमीट का मैच्योरेशन, गेमीट का ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारी बातें, ये करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, और ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है हमारा कौन, करवाता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में आता है बच्चे मेरे एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सेसरी डक्ट्स, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इन सब को हम बोलेंगे कलेक्टिवली एक्सेसरी डक्ट्स। इन सब का जिक्र आगे आने वाला है। अगर मैं बात करूं एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स टू बी मोर प्रिसाइज, तो यहां पर तीन टाइप के एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स आने वाले हैं। जो सबसे पहला टाइप आपको दिख रहा है दैट इज सेमाइनल वेसिकल। इसकी संख्या होती है 2, इसका मतलब ये होता है पेयर्ड ग्लैंड। पर वही अगर मैं बात करूं प्रोस्टेट ग्लैंड की तो इसकी संख्या होती है 1, इसका मतलब ये है अनपेयर्ड ग्लैंड। And at last we have bulbourethral gland, which again is a paired gland, and another name of bulbourethral gland is Cowper's gland. ठीक, तो क्या करते होंगे भैया ये ग्लैंड, क्या सिक्रीट करते होंगे, इन सिक्रीशंस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब बारी बारी से आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अभी केवल मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। देन वी हैव एक्सटर्नल जेनिटलिया। इस एक्सटर्नल जेनिटलिया की मदद से जो स्पर्म बना है टेस्टिस में वो डक्ट के माध्यम से ट्रांसफर होके और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां जाके डिपॉजिट होगा।
मतलब एक्सटर्नल जेनिटलिया जो गेमीट है उसके डिपोजिशन में रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया है सेक्स ऑर्गन का। फटाफट देखें जरा, जो टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो टेस्टिस की संख्या होती है, ऑफ कोर्स भैया हम बोलेंगे इट इज पेयर्ड, मतलब संख्या है 2। इसके बाद आपको याद रखना है टेस्टिस का डिमेंशन, एनसीईआरटी में मेंशन है और आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे संख्या इसकी है भैया 2, और डिमेंशन की बात करें तो आपको याद रखना है 2 3 4 5। 2 3 4 5, 2 3 4 5 का मतलब क्या है? 2 से 3 सेंटीमीटर जो है, दिस इज दी विड्थ, एंड 4 से 5 सेंटीमीटर जो है दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ। तो याद रहेगा। अब आते हैं लोकेशन पर। तो जो हमारे टेस्टिस का लोकेशन है, हम बोलते हैं भैया दिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब होता है बच्चे मेरे कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है मतलब कहां पर है? इन द स्क्रोटम। समझते हैं इस बात को थोड़ा सा। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा बाहर, एक्स्ट्रा मतलब यहां पर एक्सेस नहीं है, एक्स्ट्रा मतलब यहां बाहर है। फीमेल के केस में अगर देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरा वो कहाँ है? वो होता है आपके पेल्विक कैविटी में। पर मेल के केस में ये कहाँ है भैया? थोड़ा सा कुछ हिस्सा तो यहाँ है, पर ये जो टेस्टिस है ये पेल्विक कैविटी में नहीं है, बाहर है। तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कहां पर? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या? स्क्रोटम। और ऐसा क्यों जरूरत पड़ी? तो ऐसी जरूरत पड़ी भैया क्यों? क्योंकि क्योंकि वाई? बिकॉज नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस अगर मुझे करवाना है, अगर मुझे नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है, इसका मतलब अगर मैं चाह रही हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस हंसी खुशी चले, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर सेल्स, अगर आप चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस चले, नॉर्मल स्पर्म्स बने, तो इसके लिए आपको एक एम्बिएंट इन्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, एंड दैट इज इसका टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो रहना चाहिए। कहां पर? वह जगह जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, और वो जगह क्या है? टेस्टिस। इसलिए टेस्टिस को हम बॉडी के कोर टेम्परेचर के पास नहीं रख सकते, दूर रख दिया, और दूर रखा तो कहां रखा? स्क्रोटम में रखा। इसका मतलब बिकॉज नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स क्या? इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower temperature than core body temperature। ठीक, जब हमारा जो फीटस होता है, मेल फीटस होता है, क्या उसका टेस्टिस शुरुआत से ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनली बनता है? तो जवाब है नहीं। टेस्टिस बनता भले ही अंदर है एब्डोमिनल कैविटी में, पर ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर मैं ऑन एन एवरेज बोल दूं 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन, ये जो टेस्टिस है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिसेंड डाउन होता है वाया इंग्विनल कैनाल, और ये जाता है कहां पर? स्क्रोटम में। अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएगा, इसका मतलब वो स्क्रोटम में नहीं जाएगा, तो ये कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। कंडीशन को बोलते हैं क्या? कंडीशन को बोलते हैं बच्चे मेरे, कहां लिख दूं? यहां लिख देती हूं, क्रेप्टोर्किडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रेप्ट ऑर्किडिज्म। क्रेप्ट ऑर्किडिज्म मतलब क्रिप्टो मतलब हिडन, हिडन टेस्टिस मतलब टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया, एंड दिस क्रिप्टोर्किडिज्म इज इवेंचुअली गोइंग टू लीड टू इनफर्टिलिटी, अगर इसको सर्जिकली करेक्ट नहीं किया गया तो। ठीक, इसके अलावा क्या सारे ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है? तो जवाब है नहीं। मैमल्स में होता है, बहुत सारों में, हम में होता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें टेस्टिस जो है केवल ब्रीडिंग सीजन में बाहर डिसेंड डाउन होता है। तो ये सारी चीजें बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बात करूं टेस्टिस के फंक्शन की, तो सबसे पहला फंक्शन टेस्टिस का होगा, सबको पता है, अभी भी डिस्कस किया, दैट इज
स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन, है ना। एंड दूसरा फंक्शन वुड बी सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रो मतलब क्या? एंड्रो का मतलब मेल लाइक, जेन मतलब जेनेसिस, मेल लाइक फीचर बनाने वाला, विच इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये बात हो गई भैया, है ना। तो ये ओवरव्यू हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। पर इससे पहले एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे जितने भी एक्सेसरी डक्ट हैं, ग्लैंड्स हैं, इन सब का जो ग्रोथ है, फंक्शन है, दीज ऑल आर रेगुलेटेड बाय आवर एंड्रोजन व्हिच इज नन अदर देन आवर टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? चलिए तो फटाफट बात करते हैं अपने टेस्टिस की, है ना। ये जो हमारा टेस्टिस है कितना है भैया? पेयर्ड, मतलब स्क्रॉटम में 2 टेस्टिस है ना। अभी जो टेस्टिस है इसको उठाया हमने और बीचों बीच कट किया और कट करके ओपन किया और आपको दिखाया, तो सेक्शनल व्यू आपको टेस्टिस का दिखेगा। अब ये जो टेस्टिस है ना, इस टेस्टिस के अंदर क्या है भैया? कंपार्टमेंट्स है। टेस्टिस के अंदर क्या है? कंपार्टमेंट्स है ना। जैसे आप ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे एक ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं ना, या फिर आपका घर है तो घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं ना, ठीक वैसे ही टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कमरे हैं और इस कंपार्टमेंट को आप बोलते हैं बच्चे मेरे, देख जरा यहाँ पे मैंने कितने कंपार्टमेंट बनाए, 1 2 3 4। ये जो सफेद कलर से आपको दिख रहा है, ये मैंने 4 कंपार्टमेंट बनाए। क्या 4 ही होते हैं? नहीं, ये कंपार्टमेंट मैंने यहाँ पर 4 बनाए, क्या 4 ही होते हैं? नहीं। और इस कंपार्टमेंट को बोला जाता है क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो कितनी संख्या होती है हर टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल की? 250 इन ईच टेस्टिस। अब इस कंपार्टमेंट के अंदर देख, इस कंपार्टमेंट के अंदर तुझे बहुत हाईली कॉइल्ड क्यों रखा? ताकि इतने से स्पेस में देखना, टेस्टिस का डायमेंशन बताया था ना, 2 से 3 सेंटीमीटर वेथ और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, इतने से टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है। और इसमें हमें क्या करवाना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नन अदर देन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी के अंदर होनी है स्पर्मेटोजेनेसिस। और मैं आपको बताऊं, जो एक इजैकुलेट है उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, मतलब इतने सारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना है अपने को। और इसके लिए सेल्स भी ज्यादा चाहिए। सेल्स ज्यादा कब आएगा? जब सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा। सरफेस एरिया ज्यादा कैसे मिलेगा? हम कम स्पेस में इसको कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड करके रख दे। तो हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो कैसा होता है? वो होता है हाईली कॉइल्ड। और अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं तो इसका नंबर होता है 1 2 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितना है? कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 3। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बताइए एक टेस्टिस में कितना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो आप क्या बोलेंगे? एक टेस्टिस में तो आप बोलेंगे भैया 250 गुना 1 से लेकर 250 गुना 3। यही है कितना? एक टेस्टिस में। मतलब एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी है? 250 से लेकर 750। पर वहीं अगर मैं बोलूं एक इंडिविजुअल में कितनी होगी, तो उसको 2 से गुना कर दो, क्योंकि टेस्टिस कितने हैं? 2। ये बात समझ आई क्या? चलिए, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बढ़ते हैं आगे, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे मेरे, यहां पर स्पर्म बन गया। अब स्पर्म जो है हमारा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लीव किया और ये जो स्ट्रेट डक्ट आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। दिस स्ट्रेट डक्ट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक। और अब ये स्पर्म ट्यूबुलाई रेक्टाई से कहां जाएगा? आगे। ये जो पर्पल कलर का आपको ट्यूबुलर नेटवर्क दिख रहा है, एंड दिस ट्यूबुलर नेटवर्क इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। इस ट्यूबुलर नेटवर्क को क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। ठीक। अब हमारा स्पर्म रेटे टेस्टिस में आ गया। अब कहां जाएगा? येलो कलर के डक्टिलर सिस्टम में, और इसी को हम बोलते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज वासा इफरेंशिया। एंड दिस वासा इफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस। इसलिए हम बोलते हैं भैया कि यहां से लेकर अंदर तक जितना भी डक्टिकुलर सिस्टम है, ये जो डक्ट सिस्टम है, इसको बोलते हैं, ये टेस्टिस के अंदर का डक्ट सिस्टम है, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। इंट्रा, अंदर की तरफ,
टेस्टिस के अंदर। पर अब ये जो वासा एफरेंशिया है, इट इज लीविंग द टेस्टिस एंड एंटरिंग इनटू दिस हाईली कॉइल्ड tubule. This is called as epididymis. And epididymis के आपको 3 रीजन्स दिख रहे हैं क्या? एक एपिडिडाइमिस का हिस्सा ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक नीचे वाला। इस 3 रीजन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला कहलाता है कैप्यूट, हेड की तरफ, ऊपर की तरफ। बीच वाला कहलाता है कॉर्पस और नीचे की तरफ, नीचे मतलब टेल की तरफ कहलाता है कॉर्डा। मतलब मैंने क्या नाम लिखा? मैंने नाम लिखा है क्या? कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या है? पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। और जैसे आप नीचे आएंगे, कॉइलिंग भी एपिडिडाइमिस की क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती है। चलिए, तो अब हमारा स्पर्म आ गया है कहां पर? एपिडिडाइमिस में आ गया है। अब एपिडिडाइमिस से क्या लीड हो रहा है भैया? ये ग्रीन कलर का जो आपको डक्ट दिख रहा है, दिस इज नन अदर देन दी वास डिफरेंस। एंड दिस वास डिफरेंस अब यहां से निकलेगा 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 और स्क्रोटम से निकलता हुआ एंटर करेगा वापस से आपके कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी में। और उसके बाद क्या होगी, ये हम आगे चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं आगे भैया। अब आते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हमने बोला था कि टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसके अलावा क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विच इंक्लूड्स एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। यहाँ पे बात करें जरा, तो अगर मैं बात करूं एक्सेसरी ग्लैंड्स की सबसे पहले, तो यहाँ पे 3 टाइप के ग्लैंड्स है। ये वाला जो आपको ग्लैंड दिख रहा है, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। कौन से ग्लैंड की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ ये वाले ग्लैंड की, ये वाले ग्लैंड की। दिस इज दी सेमाइनल वेसिकल। दिख रहा है आपको? 2 है संख्या। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम ये वाला ग्लैंड जो कि एकदम चेस्टनट शेपेड दिख रहा है और संख्या में है 1। ये मत समझिएगा कि एक इधर है और एक इधर है, नहीं, ये एक ही है जिसके बीचों बीच ये डक्ट जा रहा है, ठीक। और तीसरे टाइप का ग्लैंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, छुटकू सा मटर के दाने जितने साइज का, जिसको हमने बोला है क्या? काउपर्स ग्लैंड। तो हमारे पास 3 टाइप के ग्लैंड्स हो गए। सेमाइनल वेसिकल, अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले दैट इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड। जो हमारा प्रोस्टेट है अनपेयर्ड होगा और जो बल्बोयूरेथ्रल है वो क्या होगा? पेयर्ड होगा। और ये तीनों ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती हैं, वो सिक्रीट करके क्या बनाती हैं? तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा क्या है भैया? सेमाइनल प्लाज्मा, आपको पता है दैट स्पर्म अकेला नहीं रिलीज होता, इजैकुलेट होता। स्पर्म जो होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा के साथ इजैकुलेट होता है और इसी को आप क्या बोलते हैं कलेक्टिवली भैया? दिस इज कलेक्टिवली नोन एज सीमेन। तो ये जो सीमेन में स्पर्म है वो कहां से आया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है वो कहां से आया? इन ग्लैंड से। इसके अंदर क्या क्या होगा? अगर मैं बात करूं हमारे सेमाइनल वेसिकल की, तो ये सेमाइनल प्लाज्मा का मैक्सिमम पोर्शन 60% के आसपास पोर्शन क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर होगा फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेट्रा। फ्रक्टोज एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा हमारे किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ताकि जो स्पर्म है उसका आगे बढ़ना और आसान हो पाए। अगर मैं प्रोस्टेट की बात करूं, तो प्रोस्टेट के सिक्रीशन में होता है कैल्शियम आयंस एंड सर्टेन एंजाइम्स, जिसका रोल है आगे भैया, है ना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन में होता है प्राइमरीली क्या? म्यूकस। और ये म्यूकस, तो भैया सीमेन जब आ रहा है तो म्यूकस तो रिलीज हो ही रहा है उस सीमेन के साथ। पर जब इजैकुलेशन नहीं हो रही है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ही हो रहा है, तभी भी, अभी तक सीमेन आया नहीं है, तभी भी ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो निकल के और पूरे पीनिस को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। इसका मतलब, इसका फंक्शन क्या है? ल्यूब्रिकेशन का। बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करी। अब आते हैं डक्ट्स की। तो अपन को पता है बच्चे, क्या पता है? अपन को पता है कि हमारा ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस में ये जो आपको कर्ली कर्ली दिख रहा है, दिस इज दी एपिडिडाइमिस। और यहां से जो अब निकल रहा है, दिस इज दी क्या? हमारा वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस देखिए जरा, वास डिफरेंस गया 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 गया, क्या यहाँ पे थोड़ा सा डायलेट हो गया? और ये जो डायलेट हुआ है वास डिफरेंस हमारा, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं क्या? एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस। अब this ampulla of a vas deferens is contacting with, is combining with the duct coming from the
what seminal vesicle, and it is forming a common duct, and this common duct is called as common ejaculatory duct. इसी डक्ट को क्या बोलते हैं हम? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. अब ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ ओपन हो रहा है, किससे पास कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड से. इसका मतलब यहां पर अब प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी क्या किया जाएगा? इसमें पोर किया जाएगा. अब जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ काउपर्स ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन क्या करेगी? पोर करेगी. एंड दिस इंटायर डक्ट इज नाउ कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा बोलेंगे कलेक्टिवली सबको, कुल मिला के सबको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा. पर याद रखिएगा यूरेथ्रा का वो पोर्शन जो पीनिस में रन कर रहा होता है कहलाता है पिनाइल यूरेथ्रा. ठीक, अब बढ़ते हैं आगे. अब हमारा ये जो पीनिस है भैया, है ना, ये पीनिस जो है ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना है. ठीक, ये पीनिस किससे बना है? इरेक्टाइल टिश्यू से. और यहाँ पर जो इरेक्टाइल टिश्यू है, दो मासेस आप देख सकते हैं. एक मास में यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको यूरेथ्रा को लाइन करता हुआ, ये मास. और यही थोड़ा सा क्या हो गया है? स्वेल कर गया है. दिख रहा है क्या आपको? This mass of tissue is called as corpora spongiosum, जिसके अंदर क्या रन कर रहा होता है? हमारा यूरेथ्रा. इसलिए इस यूरेथ्रा को हम पिनाइल यूरेथ्रा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा या स्पॉन्जी यूरेथ्रा. ठीक, अब हमारे पास एक और टिश्यू है जो कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मौजूद है. ये रहा और ये रहा. दिस इज अनदर मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एंड दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको बोल देंगे फटाक से कॉर्पोरा कैवर्नोसा. मतलब corpora cavernosa and spongiosum collectively they are what? Erectile tissue which is going to cause erection. और erection जरूरी है किसके लिए भैया? ejaculation के लिए. ठीक है, इरेक्शन एक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होता है और इजैकुलेशन एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है. बढ़ते हैं आगे. अब यही जो हमारा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है आगे जाके डायलेट कर गया है, और डायलेट कर गया है तो किस शेप का बन गया भैया? एकदम एकॉर्न शेप का. ये वाला पोर्शन बता रही हूँ कैसा बन गया है? एकॉर्न शेप का. और इसी एकॉर्न शेप पे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोला जाता है ग्लैंस penis. And this entire urethra is eventually opening to the outside via structure called as, क्या बोलेंगे? urinogenital opening, urinogenital meatus, external urethral opening, external urethral meatus, कुछ भी बोल दीजिए. कितनी बात समझ आई? चलिए फटाक से बढ़ते हैं आगे. पर आगे हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना. चलिए भैया, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, है ना. हमने यहाँ पर 3 तरीके के कोर्सेस लॉन्च किए हैं. एक है हमारा उद्गम 11th का कोर्स, एक है हमारा तेजस 12th का कोर्स, और एक है हमारा पराक्रम जो कि ड्रॉपर बच्चों का कोर्स है. ये सारे बैचेस जो हैं वो 26 मई को चालू होने वाले हैं बच्चे, 26 मई को. पर सबका कंप्लीशन डेट अलग अलग है. 11th का कंप्लीशन डेट है हमारा 20 दिसंबर, 12th का है 20 नवंबर, और जो हमारा ड्रॉपर बैच है उसका है 20th of January. इन बैचेस के पर्क्स क्या होंगे? इन बैचेस के पर्क्स होंगे कि भैया आपको लाइव लेक्चर्स मिलेगा, और वो भी कहां पर? ऑरस डिजिटल ऐप पे मिलने वाला है. साथ ही साथ हम आपको और क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको प्रोवाइड करेंगे डीपीपीस, है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर्स. हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने स्टडी मटेरियल्स, और साथ ही साथ रेगुलर मेंटरशिप, और साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट. और ये सब एक ही पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होगा. ये नहीं कि टेस्ट आपको अलग से खरीदना है या आपको पैकेज मटेरियल अलग से खरीदना है. नहीं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पैकेज. इसके अलावा और क्या? एक बार जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फ्री क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा. ठीक है, क्या मतलब? हम रिवीजन भी करवाएंगे आपका. एंड एट लास्ट जो हमारा AI डाउट सॉल्वर है, दिस थिंग इज स्टिल अंडर प्रोग्रेस, है ना. चलिए, इसके अलावा मैं आपको 12th के बच्चों के लिए एक एडिशनल पर्क बता दूं कि चूंकि ये बच्चे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, है ना, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी एक कला है, तो उसको भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे,
है ना, और उसके जो भी सब्जेक्टिव टेस्ट्स है वो भी हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके अलावा और भी जो एडिशनल असिस्टेंस चाहिए जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी बोर्ड स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए आपको अलग से कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द सेम पैकेज। क्लियर है क्या? चलिए, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑफ कोर्स परचेज दिस। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस की, है ना। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है हमारा, 3 बातें एकदम हमें दिमाग में गांठ बांध लेनी है। सबसे पहला, होता क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, किसको बोलते हैं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। और आपको पता है कोई भी सेल ऐसे हवा में तो आती नहीं है, कोई भी स्पर्मिक सेल है और हवा से तो आएगी नहीं भैया। एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमने सेल्यूलाई सेल्यूला पढ़ा है क्या नहीं आपने सेल थ्योरी में, है ना। तो ओमने सेल्यूलाई सेल्यूला मतलब एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्रिकर्सर सेल। तो स्पर्म्स भी बनाने के लिए हमें जो प्रिकर्सर सेल चाहिए उसको हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया, द मेल जर्म सेल्स। तो हमारे स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाला है क्या? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी बात एकदम याद रखनी है आपको, वो क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या कहाँ है? तो अभी हम पढ़ के आए, होता कहाँ है? टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ? तो टेस्टिस में होता है ये कहाँ पर? आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। तो लोकेशन क्या हो जाएगी? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। अब बढ़ते हैं आगे। कब होता है भैया मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस? कब शुरू होता है? तो मेल में ये शुरू हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये oogenesis, oogenesis which is formation of egg in female, इससे थोड़ा अलग है। फीमेल में oogenesis की शुरुआत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही हो जाती है, पर स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कहाँ होती है? प्यूबर्टी पे। तब जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से आता है और फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके गोनाडोट्रोपिन विच इज एलएच एंड एफएसएच सिक्रीट करवाता है, जो कि आगे जाके क्या करवाने वाला है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करवाने वाला है ना। तो हम बोलेंगे दैट इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। वो जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जीएनआरएच है ना, उसका आना प्यूबर्टी से ही शुरू होता है। सफिशिएंट अमाउंट है ना, जो कि रिक्वायर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक मेल है जिसमें प्यूबर्टी आ गई और उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चालू हो गई। एक कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस होने में, मतलब एक प्रिकर्सर सेल विच इज स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटोजोआ बनने में लगभग 74 डेज का टाइम लगता है। तो ये एक कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल है। पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू हो रही है, तो मेल में क्या ये स्पर्मेटोजेनेसिस एक टाइम के बाद होना बंद हो जाती है? तो जवाब है नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू होती है और लाइफ लॉन्ग तक चलती है, जब तक वो जिंदा है। वो अलग बात है कि विथ इंक्रीजिंग एज हो सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस की होने की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाए, पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अनलाइक oogenesis, oogenesis मेनोपॉज आने पे खत्म हो जाता है, पर मेल में ये प्यूबर्टी पे शुरू होके टिल डेथ स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहेगा। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ मेल। बढ़ते हैं आगे, फटाफट स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है बच्चे मेरे? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम कौन सा सेल है? प्रिकर्सर सेल है। प्रिकर्सर सेल है। प्लॉइडी कैसी है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है इसका मतलब कैसा है? 2-1 है। 2-1 है इसका मतलब क्रोमोसोम कैसा होगा? 46 इन नंबर होगा, जिसमें कि 44 ऑटोसोम्स होंगे और 2 सेक्स क्रोमोसोम होगा। इसका मतलब 44 प्लस XY होगा। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम है हमारा कहाँ है? स्पर्मेटोगोनियम कहाँ है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहाँ है स्पर्मेटोगोनियम? वेयर इज स्पर्मेटोगोनियम? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल का मान लेते हैं, हमने क्या लिया है? सेक्शनल व्यू। ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल। और सेमिनिफेरस टिब्यूल की वॉल में देखोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे क्या? छुटकू छुटकू से सेल्स, प्यारे प्यारे से सेल्स। और यही सेल जो है, एक में बना रही हूं बाकी में सेम जाएगा। यही जो सेल्स है हमारे क्या है? दीज आर स्पर्मेटोगोनियल सेल। और इनके बाजू में जो लंबे लंबे खंभे के समान सेल्स बैठे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं भैया सर्टोली सेल। ये क्या है? सर्टोली सेल। तो ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर स्पर्मेटोगोनियम। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, दिस इज दी
सर्टोली सेल। ठीक, और ये जो अंदर खाली जगह है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रखिएगा, ये जो बीच का स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है बच्चे मेरे, ये जो बीच का स्पेस है ना, ये जो बीच का स्पेस है, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये इंटरस्टिशियल स्पेस ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हवा भरी हुई है, ना जी ना। यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और साथ ही साथ भांति भांति के सेल्स मिलेंगे। और इन सेल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्या? लेडिग सेल। क्या? लेडिग सेल। ये लेडिग सेल चूंकि इंटरस्टिशियम में पाया जाता है, इसलिए लेडिग सेल को एक और नाम से पुकारा जाता है, विच इज इंटरस्टिशियल सेल। और ये और कोई सेल नहीं, यही है हमारा एंडोक्राइनोसाइट। एंडोक्राइनोसाइट मतलब एंडोक्राइन वर्ड किसके लिए आया भैया? हार्मोन रिलीजिंग एंडोक्राइनोसाइट। और साइट मतलब सेल, मतलब ये क्या सिक्रीट कर रहा है? ये सिक्रीट कर रहा है हमारा क्या? एंड्रोजन, विच इज द टेस्टोस्टेरोन। और ये ऐसा अपने आप कर रहा है क्या? अपनी मर्जी से कर रहा है क्या? कोई इसको रेगुलेट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। ऐसा ये कर पाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन व्हिच इज LH। और LH चूंकि इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, इसलिए LH का एक दूसरा नाम है क्या? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। ठीक, और हम बात करेंगे भैया सर्टोली सेल की भी आगे। सर्टोली सेल जो होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये ग्रोइंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए सर्टोली सेल को नर्स सेल्स भी बोलते हैं। एक और बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने बोला है और बहुत चुपके से बोल के चली गई है, वो ये कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी मिलेंगे। क्या मिलने वाले हैं? आपको मिलने वाले हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इसका मतलब क्या है? ये वो सेल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में आपकी मदद करते हैं। मतलब इट कुड बी लिम्फोसाइट्स, और एनी अदर सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इम्यूनिटी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बढ़ते हैं आगे। तो हम बोल रहे थे भैया कि जो स्पर्मेटोगोनियम है वो कहाँ है? हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में मौजूद है। ये स्पर्मेटोगोनियम आपको पता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक मेल जो टेस्टिस के साथ पैदा हुआ है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम होगा। और अगर उसने, मान लेते किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिए और आप उस 1 लाख में को हर रोज मान लेते 1000 रुपए करते 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 आप खर्च करते गए, आपने कुछ सेव नहीं किया। एक टाइम आएगा जब आपके पास 1 रुपया भी, 1 कौड़ी भी नहीं बची होगी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे किसी भी मेल के पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम है, और अगर वो टाइम दर टाइम हर स्पर्मेटोगोनियम को खर्च करता जाएगा तो एक टाइम आएगा जब उसके पास स्पर्मेटोगोनियम है ही नहीं, तो स्पर्म कहां से बना पाएगा? तो क्या लाइफ लॉन्ग स्पर्मेटोजेनेसिस चल पाएगी? जवाब है नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा एक जुगाड़, और वो जुगाड़ है कि हम क्यों ना इन स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करवा दे? माइटोसिस करवा दे। और माइटोसिस से क्या हो जाएगा? ये प्रोलिफरेट होगा, खूब सारे स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। और जब खूब सारे स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे तो हम कुछ स्पर्मेटोगोनियम को एज अ रिजर्वॉयर रख लेंगे। कैसे रखेंगे भैया? एज अ रिजर्वॉयर, मतलब कि हाँ चलो भैया तुम्हारा काम हम बाद में लेंगे, तुम अभी शांत रहो। कुछ को हम आगे भेजेंगे और क्या करेंगे? हम उसके अंदर करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ को हम क्या करेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और तब जाके हमारे पास जो सेल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो आइए जरा वापस एक बार प्लॉइडी को देख ले। हमारा स्पर्मेटोगोनियम कैसा था भैया? डिप्लॉइड था, 44+XY। यही स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके डुप्लीकेट हुआ, बहुत सारी कॉलोनी बनी, बहुत सारी में कुछ को एज अ रिजर्वॉयर रख लिया गया और कुछ को आगे ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन से किस में कन्वर्ट करवा दिया गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या अभी तक कोई रिडक्शनल डिवीजन हुआ है? नहीं। इसका मतलब
डिप्लॉइडी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो स्पर्मेटोगोनियम तो ऑफ कोर्स जैसा था वैसा ही है डिप्लॉइड, पर अगर मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बोलूं तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने में कोई डिवीजन थोड़ी ना हो रहा है, बस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो रही है। अब आइए, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, और इस मियोसिस को आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे भैया मियोसिस 1। और जो मियोसिस 1 है, रिडक्शनल डिवीजन है, प्लॉइडी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको क्या मिलेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या बोलोगे, इसको बोलोगे N22 प्लस एक्स, इधर बोलोगे N22 प्लस वाई। बोलोगे कि नहीं, एक के पास एक्स एक के पास वाई। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर होगी मियोसिस का दूसरा पहलू, दूसरा हिस्सा, जिसको आप बोलेंगे क्या, मियोसिस सेकेंड। और जब मियोसिस सेकेंड होगा तो एक सेल से दो, एक सेल से दो, मतलब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 सेल्स बनाएंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड होगा कैसा होगा, आपको पता है सेकेंड मियोसिस इज वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस। मतलब अब प्लॉइडी n से n/2 तो नहीं होगी, n से क्या रहेगी, n ही रहेगी, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी n थी, स्पर्मेटिड की भी प्लॉइडी n ही रहेगी। आइए जरा, तो ये जो है हमारा, ये n वाले N22 प्लस एक्स से डिवाइड होके बना है, तो ये भी क्या है, N22 प्लस एक्स, ये भी क्या है, N22 प्लस एक्स। इसको क्या बोलेंगे, N22 प्लस वाई, दिस इज N22 प्लस वाई। पर बन के तैयार है स्पर्मेटिड। क्या स्पर्म ऐसा दिखता है, नहीं, मतलब स्पर्मेटिड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके क्या बनने वाला है, स्पर्मेटोजोआ, जिसको आप बोलते हैं क्या, स्पर्म। और इसी स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान क्या हो रहा है भैया, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान कुछ चेंजेस हो रहे हैं। देखिए यहां पर तुम देख सकते हो कि दिस इज योर स्पर्मेटिड, एक नॉर्मल स्पर्मेटिड, एक नॉर्मल सेल तो ऐसा ही दिखता है, दिखता है कि नहीं। अब इस नॉर्मल सेल से कारवा कहां तक चलने वाला है, इस नॉर्मल सेल से कारवा चलने वाला है भैया स्पर्म तक की जर्नी। और इस स्पर्मेटिड से स्पर्म तक की जर्नी में क्या क्या होगा, देख भैया, स्पर्म को हमें क्या करना है, हाईली मोटाइल बनाना है। और इस मोटिलिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टेल चाहिए। इसका मतलब हमें स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, तो सबसे पहला चेंज होता हुआ दिखाई देगा फॉर्मेशन ऑफ टेल, ठीक। और क्या, कोई भी चीज अगर हल्की होती है तो ज्यादा अच्छे से मूव कर पाती है। तो जो स्पर्म है उसमें जो भी कचरा कचरा साइटोप्लाज्म, एक्सेस साइटोप्लाज्म है, वो सारे साइटोप्लाज्म को निचोड़ के हटा दो, फेंक दो। और ये काम करती है हमारी सर्टोली सेल, मतलब फैगोसाइटोसिस ऑफ साइटोप्लाज्म, फैगोसाइटोसिस ऑफ साइटोप्लाज्म। देख सकते हैं आप डायग्राम में, एकदम क्लियर है ना, इतना सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था, धीरे 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 क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये रेसिडुअल बॉडी के फॉर्म में ये निकल गया, सर्टोली सेल इसको खा के फैगोसाइटोज करके और फिर इसको हटा देगी भैया। और क्या हो रहा है, अब देखिए जरा, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हुआ, ये अंदर पर्पल कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस की हालत थोड़ी चेंज हुई है क्या, बिल्कुल, न्यूक्लियस कैसा हुआ है, कॉम्पैक्ट हुआ है। इसका मतलब और क्या चेंज हो रहा होगा, compaction of nucleus, compaction of nucleus, and one of the most important changes is formation of acrosome। और एक्रोसोम क्या है, अभी बस अगली स्लाइड में ही बताती हूँ। और ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन कोई और नहीं, इस सेल की गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होता है, गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम का बनना
टेल का बनना, फैगोसाइटोसिस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म, कॉम्पैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये सारे चेंजेस हो रहे होंगे कब? जब वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा होगा। और ये सारे इवेंट के दौरान ये सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है। एक बार ये सारे चेंजेस हो जाएंगे, ये स्पर्म, ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल को छोड़ के अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में गिरेगा और फिर वहां से टाटा बाय बाय बोल के क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चे, इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो स्पर्म का ऐसे टाटा बाय बाय बोल के चला जाना कहलाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में कभी कभार कंफ्यूजन होती है, याद रखिएगा। स्पर्मिएशन एविएशन, एविएशन मतलब उड़ना भैया, है ना, एविएशन मिनिस्ट्री। तो हमारे पास एविएशन और स्पर्मिएशन एक जैसा साउंड हो रहा है। तो स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म का उड़ जाना, उड़ जाना मतलब स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एग्जिट कर जाना। फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे मेरे, ये जो स्पर्म बना है, ये स्पर्म दिखता कैसा है? तो जो स्पर्म हमारा है, स्पर्म में मेजरली हमारे पास अलग अलग हिस्से हैं। स्पर्म का ये वाला हिस्सा कहलाता है क्या? हेड रीजन। दूसरे कलर का इस्तेमाल करूं तो ये वाला हिस्सा कहलाता है हेड पोर्शन। ये जो छुटकू सा पोर्शन है ना, हमारा भी हेड है, हमारे ट्रंक से हमारा क्या जुड़ा हुआ है भैया? कौन जोड़ता है हेड को ट्रंक से? तो हमारी छुटकू सी गर्दन। तो यहाँ पे स्पर्म का हेड है, ये स्पर्म का नेक है, ये स्पर्म का मिडिल पीस है, और ये स्पर्म का क्या है? टेल है। ठीक है क्या? बारी बारी से देखिए, ये जो स्पर्म का हेड है हमारा, इस हेड में क्या क्या चीजें हैं? इस हेड की एकदम टिप पे आपको जो दिख रहा है, टिप पे जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। यही एक्रोजोम तो अभी बनाया था हमने। और ये एक्रोजोम कैसे बनता है? ये एक्रोजोम बनता है फ्रॉम गोल्जी बॉडी, और इसके पास होती है क्या? इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम। कंटेन्स क्या? लाइटिक एंजाइम। लाइटिक का मतलब क्या है? लाइटिक, लाइसिस करने वाला, तोड़ने वाला। जब स्पर्म को एक के पास जाना होगा तो एक के चारों तरफ मौजूद बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा, और इस बैरियर को तोड़ने के लिए लाइटिक एंजाइम चाहिए, और ये लाइटिक एंजाइम कौन देगा? एक्रोजोम। तो हम बोलेंगे इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम, क्या करेगा? हेल्प्स पेनिट्रेटिंग एग बैरियर। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है? अब है हमारे पास भैया एक्रोसोम के जस्ट नीचे जो ऑरेंज कलर की चीज आपको दिख रही है, दिस इज नन अदर देन आवर न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कैसा होगा? ये न्यूक्लियस होगा बेचारा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड माने 22 प्लस एक्स होगा, या नहीं तो 22 प्लस वाई, कुछ भी हो सकता है। अब आइए नीचे, अब नीचे आप आइए मिडिल पीस में। नेक की बात अभी रहने देते हैं, है ना, नेक पे आएंगे, मिडिल पीस में आइए। ये जो मिडिल पीस है आपको, ये मिडिल पीस आप देख सकते हैं भैया, इसमें लाल लाल रंग की कोई चीज, हरे हरे रंग की चीज, ये क्या है? तो नेक पे गौर करके देखिए, नेक पे आपको दिख रहे हैं दो गोले गोले स्ट्रक्चर्स, गोल गोल स्ट्रक्चर्स। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको गोल गोल सा दिख रहा है, ये है हमारा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये भी सेंट्रियोल ही है, और इसको हम बोल देते हैं क्या? दिस इज डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर, प्रोक्सिमल मतलब पास, जो हेड के पास है प्रोक्सिमल, जो दूर है डिस्टल। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। इसी डिस्टल सेंट्रियोल से ये जो ग्रीन कलर की चीज आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, विच इज नथिंग बट, ये ग्रीन कलर की जो चीज है, दिस इज नथिंग बट एक्सोनिम। ठीक है क्या? है ना? चलिए, तो ये जो एक्सोनीम है, यही क्या बनाने वाला है? आगे जाके टेल बनाने वाला है। और आप साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में पढ़ते हैं दैट इसकी अरेंजमेंट होती है 9+2 अरेंजमेंट। ये आप साइटोस्केलेटल एलिमेंट में पढ़ेंगे। अब इसी एक्सोनीम के चारों तरफ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, रेड कलर से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड एक्सोनीम। स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड एक्सोनीम। और इसी फैशन ऑफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एज नेबेनकर्न। ठीक, तो अगर आपसे बोला जाए हमारे स्पर्म के किस हिस्से में वो स्ट्रक्चर मौजूद है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। नींद में भी कोई आपसे पूछे तो एकदम बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रही होगी, यहीं पर एटीपी बन रहा होगा और यहीं से स्पर्म मोटिलिटी के लिए एनर्जी मिल रही होगी। आप बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, यहीं से एक्सोनिम अराइज होता है। आप बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, तो आगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में रोल प्ले करेगा। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर मैं स्पर्म की बात करूं भैया, तो एनसीईआरटी की लाइन कुछ कुछ पढ़े जरा, देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है। That sperm is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, ये जो ऊपर मैंने बाहरी जो भी बनाया है ये पिंक कलर से, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। क्या है? दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, है ना? The whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. Anterior, सबसे भारी portion, anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. Acrosome is filled with enzyme that helps in fertilization of ovum. कैसे? मैंने आपको बताया. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for movement of tail that facilitate sperm motility and essential for fertilization. इसके नीचे जो डेटा दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक इजैकुलेशन होगी, एक बार जो इजैकुलेशन होगी तो हम बोलेंगे एक इजैकुलेट जो निकलेगा उस इजैकुलेट की वॉल्यूम क्या होगी भैया, तो इजैकुलेट की वॉल्यूम होती है कितनी, मान लेते हैं 2.5 या 2 से 5 ml के आसपास, ये इजैकुलेट की वॉल्यूम है। और उसके अंदर आपको कितने स्पर्म मिलेंगे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म मिलेंगे, कितने सारे स्पर्म्स। और अगर आपको ये इंश्योर करना है कि इतने स्पर्म्स जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वजाइना में डिपॉजिट होंगे, जिसको आप बोलते हैं प्रक्रिया को इंसेमिनेशन, और वो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली कर पाए, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आउट ऑफ दीज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो 60% है उसके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड उस 60% के मतलब 100 में से 60 और उस 60 का 40% के पास होना चाहिए क्या, विगरस मोटिलिटी, एकदम भयंकर मोटिलिटी। अब यही सारी चीजें अगर गड़बड़ होंगी तो जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, इनफर्टाइल। तो क्या होगा भैया, एक कंडीशन कहलाती है क्या, एक कंडीशन कहलाती है ओलिगोजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, अगर उसके इजैकुलेट में स्पर्म काउंट लो है, और कितना लो, तो पर ml ऑफ इजैकुलेट अगर 20 मिलियन से कम हो गया तो हम बोलेंगे ओलिगोजूस्पर्मिया हो गई। अगर स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज थोड़ा गड़बड़ हो गया, मान लेते हैं टेल एकदम बाइफर्केटेड हो गई, 2 मुहा हेड हो गया, तो हम बोलेंगे अब नॉर्मल शेप एंड साइज हो गई, इस कंडीशन को बोला जाता है टेराटोजूस्पर्मिया। और अगर मोटिलिटी कम हो गई तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एस्थेनोजूस्पर्मिया। कुछ भी हो, इवेंचुअली इट इज गोइंग टू लीड टू ऑल दीज थिंग्स, इवेंचुअली लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो हमने पढ़ा स्पर्म का स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है बच्चे, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। मैं स्क्रीन से अलग हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसका जवाब दीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है ना, और कमेंट सेक्शन में इन 2 क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे ये मैं पिन कर दूंगी, ठीक है क्या। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी रहेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अगले वीडियो में वापस से मिलेंगे, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और oogenesis की बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें और एकदम मस्त रहें। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन, बाय बाय।